जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि पिछले एक दो दिन से थोड़ा सा आप महरूम थे और जो खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही थी। दरअसल क्या है कि कल से लेकर के आज तक तो इंद्रदेव की ऐसी मेहरबानी हुई साहब कि जनवरी के महीने में भी बारिश शानदार चल रही है पूरे क्षेत्र में और किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। अच्छी काम कर रही है ये बारिश, लेकिन कहीं कहीं पर किसानों के जो चेहरे हैं ना वो मुरझाए हुए भी हैं, क्योंकि इस बारिश ने कई जगह कहर भी ढाया है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस महरूमियत के बाद में आज आपसे मुखातिब होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। लोगों के लगातार मैसेज और कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि सर खबरें नहीं मिल पा रही है गंगापुर सिटी और उसके आसपास की हमको। तो अभी भी बाहर बारिश हो रही है और लगातार गर्जना हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे जुड़ना ज़रूरी था साहब, और लगातार उन खबरों को बताना बहुत ज़रूरी था जिनका आपको बेसाबी से इंतज़ार था। सबसे पहले तो मैं नमन करूंगा उनको जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, यानी सावित्रीबाई फूले जी को नमन करता हूं। उनका आज 191वां जन्मदिन है, तो उनको सशक्त नमन। और समाज का विरोध झेलती हुए भी जिस महिला ने महिला जागृति के लिए सशक्त रूप से काम किया, उनको हम दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। खबरें क्या हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, राज्य लेवल की, स्टेट लेवल की, वो खबरें जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं और जिनका सीधा रास्ता है आपसे। चलिए उनकी शुरुआत करते हैं। पहले तो राज्य स्तर की बड़ी खबरें क्या हैं, तो राज्य के कई ज़िलों में जम करके बरसे हैं मेघ और मावठ की हो चुकी है शुरुआत। मावठ का ये जो टाइम होता है ना, इसको लेकर के किसान बड़े खुश रहते हैं साहब। सरसों की जो फसल है, गेहूं की जो फसल है, उसके लिए ये जो बरसात है ये अमृत का काम करती है कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें ओलावृष्टि भी हुई है और वहाँ के जो किसान हैं वो चिंतित ज़रूर नज़र आ रहे हैं। एक किसान वो है जो बॉर्डर पर अड़ा हुआ है और दूसरा किसान वो है जो अपनी चिंता को लेकर के खड़ा हुआ है कि ओलावृष्टि ने उसकी फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। और मावठ की दस्तक है, फसलों को अमृत मिला है, कई जगह ओलावृष्टि ने कहर ढाया है। किसान का असली दर्द कई जगह से छलका है। मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित किया है और अलवर, भरतपुर, टोंक, करौली, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों में अलर्ट घोषित किया है कि आगामी 24 घंटों में यहाँ और भी तेज़ बारिश हो सकती है और कल कोहरा छाया रहेगा। सर्दी का मौसम वैसे ही है और सर्दी में कहीं ना कहीं इस बारिश ने इजाफा ज़रूर किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री गहलोत सहित कई विधायकों और कांग्रेसियों ने आज शहीद स्मारक पर धरना दिया, जम करके किया प्रदर्शन और जम करके कोसा केंद्र सरकार को उनके इन अध्यादेशों के खिलाफ। कुल मिलाकर के अपनी पूरी भड़ास निकाली सीएम गहलोत ने और कहा कि सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है केंद्र सरकार, कि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन कृषि विधेयकों को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। वार्ताओं का दौर जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो अब वार्ता करने वाले हैं किसानों के साथ में। कहाँ पेच फंसा हुआ है उसको सुलझाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास पूरे तरीके से कर रही है। और सबसे रोचक बात ये रही कि आज धरना और प्रदर्शन जो किया गया शहीद स्मारक पर, उसमें 3 व्यक्ति एक साथ नजर आए। 3 दिग्गज जो राजस्थान की राजनीति के थे, यानी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं इस समय डोटासरा जी वो, और सीएम गहलोत एक मंच पर नजर आए। और लगता है कि कहीं ना कहीं इस सर्दी में वो बर्फ जो है दिलों के बीच में वो पिघलती नजर आ रही है। तो ये आज देखने को मिला शहीद स्मारक पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर थोड़ी सी निराशाजनक है। पहले हमने ही आपको ये खबर बताई थी, और हम क्या बताएं साहब, हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं वो खुद अपने बयानों से पता नहीं कितनी बार पलट चुके हैं। कभी कब स्कूल खुलने वाले हैं, पहले 1 दिसंबर को बताया था, अब बताया था कि अब 4 जनवरी से स्कूल कोचिंग खुलने वाले हैं, और अब ये कहा है कि अब ये 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। निराशा ज़रूर हुई है, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, जो गाज गिरी है वो गिरी है निजी शिक्षण संस्थानों पर और कोचिंग संस्थानों पर, क्योंकि पिछली मार्च से 2020 मार्च से ये सब बंद हैं सर। आप वैकेंसीज तो निकालते रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, अभी बच्चे तैयारी करें तो कैसे करें। ये सेशन लगभग ख़त्म होने को है, क्योंकि मार्च में तो बोर्ड की एग्ज़ाम हो जाया करती थी, अप्रैल में हम जो समान परीक्षाएं करवाए थे
वो कंडक्ट हो जाती थी। अब वो सारा जो मामला है ना, वो कहीं ना कहीं फिसलता सा नज़र आ रहा है और अब सरकार ने कह दिया कि साहब 15 जनवरी तक हम इनको और बढ़ा रहे हैं। जब बहुत सारे राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, कोचिंग खुल चुकी हैं और चीज़ों पर आपका ध्यान है ही नहीं, तो ये स्कूल और कोचिंगों ने आपका क्या बिगाड़ दिया? क्या वहाँ गाइडलाइनों का पालन नहीं होगा? आपको ये संशय क्यों है? तो फिर स्कूल कोचिंग इनको क्यों नहीं खोला जा रहा? ये बड़ा प्रश्न है। और स्कूल कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं ना सर, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े और बुरे दौर से गुजर रहे हैं इन दिनों। तो मेरी राज्य सरकार से ये अपील है, शिक्षा मंत्री डोटासरा जी से भी ये अपील है कि जब गृह मंत्रालय, चिकित्सा विभाग आपको अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है कि हम कुछ गाइडलाइनों के साथ में इन विद्यालयों को शुरू कर सकते हैं, कोचिंग शुरू कर सकते हैं, तो फिर क्यों आप बेवजह इनको डिले करते जा रहे हैं? तो 15 जनवरी तक कर दिया साहब, क्या कर सकते हैं? और 13 ज़िलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अब आप देखिए, 13 ज़िलों में रात को 8 बजे से और सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू ईजाद कर दिया गया है, यानी वहाँ बिल्कुल पाबंदियाँ रहेंगी। किस लिए रहेंगी, ये समझ से परे है। आपने कहा कि साहब कोरोना का जो दूसरा रूप है, स्ट्रेन, वो राजस्थान में आ गया, इसको चलते तो वो भी अब पुष्टि हो गई कि वो सारे जो पेशेंट हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं। कोरोना का जो केसेस का मामला है वो भी अब राजस्थान में धीरे धीरे बहुत तेज़ी से घटता जा रहा है। फिर ऐसे क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं? तो इस पर सरकार को गौर करना पड़ेगा और अगर इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है तो ये गलत बात है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बाद अब प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है साहब। बर्ड फ्लू जो है ये पक्षियों में फैलने वाली एक बीमारी है और लगातार 2-3 दिन से ये खबर ट्रेंड कर रही है कि कौओं में इस बार इसका संक्रमण ज़्यादा पाया गया है। और प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में अब तक 245 कौओं की इससे मौत हो चुकी है और पशुपालन विभाग जो है इसको लेकर के अलर्ट है। और प्रमुख शासन सचिव जो हैं कुंजीलाल जी मीणा, उन्होंने बैठक भी ली है चिकित्सा विभाग की और वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर में भी केसेस पाए गए हैं। अब आपको पता है ना, आदमियों के बाद में अब बारी है पक्षियों की। यानी कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना ने आदमियों को तोड़ा और अब बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों के ऊपर कहर ढाने वाला है। खैर, समय रहते अगर काबू कर लिया गया तो अच्छा रहेगा। ये राज्य से बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं जिला लेवल की। भरतपुर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल वहाँ पहले एक योजना उन्होंने चला रखी थी और जितने भी आवारा गौवंश थे उनको पकड़ करके गौशालाओं में पहुंचाने का एक अभियान उन्होंने शुरू कर रखा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो अभियान बंद था। आज उन्होंने मीटिंग ली नगर निगम में और ये कर दिया अब कि शहर के जितने भी एंट्रेंस हैं, प्रवेश द्वार हैं, वहाँ पर निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और आवारा गौवंश जो है उसको पकड़ करके और पहुँचाया जाएगा गौशालाओं में। पिछले एक साल में लगभग 4000 गायों को गौशाला में पहुंचाया गया है नगर निगम भरतपुर के द्वारा। ये पहल गंगापुर सिटी में भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आवारा गौवंश के कारण लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और आप देखिए बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, लेकिन वो जो आवारा जानवर है, आवारा गौवंश है ना सर, आप अगर उनकी दुर्दशा जा कर के आज देखोगे तो वो कहाँ शरण लें, कहाँ रुकें, कहाँ ठहरें, कहाँ अपना बचाव करें, इसका कोई धनी धोड़ी नहीं है साहब। तो इस पर भी काम गंगापुर सिटी नगर परिषद को करना पड़ेगा। भरतपुर से अगली खबर है। सड़क दुर्घटना में नवदंपति की मौत का एक मामला सामने आया है। शहर के बड़े मोहल्ले के रहने वाले दंपति आगरा का ताजमहल घूमने गए थे नववर्ष में और जब वहाँ से लौट रहे थे तो एक ट्रक की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। इसको लेकर के लोगों ने आक्रोश भी वहाँ जताया था और पुलिस को शव को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। भरतपुर एसपी अमनदीप कपूर, बड़ा एक्शन उन्होंने लिया है। लगातार उनके पास शिकायतें आ रही थी कि साहब भरतपुर पुलिस में और जो क्षेत्र है डीग सेक्टर वाला, वहाँ से लगातार पुलिस द्वारा वसूली की शिकायतें आ रही थी कि पुलिस वाले जो हैं लगातार वसूली कर रहे हैं। डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने बड़ा एक्शन लेते हुए 12 से अधिक चौकियों से जो पुलिस जाब्ता था उसको हटा दिया गया है पूरे को और लाइन हाजिर कर दिया गया है और अब वहाँ नए रंगरूठों की भर्ती की जाएगी, यानी नए रंगरूठ हैं वही लगाए जाएंगे। बाकी जितना भी पुराना स्टाफ था उनको सबको वहाँ से हटा दिया गया है। इसमें डीग, खो, नगर, सीकरी, कैथवाड़ा, कामा, पहाड़ी पर तैनात जो स्टाफ था उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है
और अब वहाँ पर नए स्टाफ को लगाया जाएगा ताकि ये जो वसूली का गोरख धंधा है पुलिस के द्वारा, इस पर लगाम लग सके। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो बजरी से भरी ट्रॉली बनी मौत का कारण, नई बात नहीं है, लगातार ये खबरें आ रही हैं। सवाई माधोपुर से भी लगातार इस तरह की खबरें आई हैं, हमारे जिले से भी, कि ये जो बजरी से भरी हुई ट्रॉलियाँ हैं ना साहब, कितने धड़ल्ले से गुजर रही हैं, कोई रोक लगने का काम नहीं है। आज भी मैं आपको बता दूं, सुबह मेरे पास सूचना आई थी कि गंगापुर सिटी में हमारा जो एरिया है सैनिक नगर वाला, उसमें 6 ट्रॉलियों ने प्रवेश किया है। आगे आगे एक बोलेरो चल रही है। क्या पुलिस को इसका पता नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन पुलिस की बंदी हुई है ना साहब, वहाँ पैसा मिलता है, तो बिल्कुल बेधड़ल्ले से गुजर रही हैं और ये मौत का कारण बन रही हैं। सवाई माधोपुर से भी कल या परसों मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक बुजुर्ग को ट्रॉली के नीचे आकर के और उसकी मौत हो गई थी, बजरी से भरी हुई ट्रॉली थी वो। आज धौलपुर में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर यह घटना हुई है। बजरी से भरी ट्रॉली बनी मौत का कारण, ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई और दोनों पति पत्नी थे। भीड़ ने बहुत हंगामा किया, जाम लगा दिया वहाँ पर और आक्रोशित थी जनता। एसपी केसर सिंह मौके पर पहुंचे, शवों को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवा करके और परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और एक परिवार पूरी तरह से इसमें निपट गया। कुल मिलाकर के पति पत्नी दोनों की मौत हो गई और बजरी से भरी हुई ट्रॉली थी जिसकी चपेट में वो लोग आ गए थे। धौलपुर से अगली खबर, सैंपयू के राजौरा खुर्द में आज 2 पक्षों में चले जम करके लाठी डंडे और पथराव भी हुआ। किसी पुरानी रंजिश को लेकर के ये मामला था और पुलिस मौके पर पहुंची और इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको सीएससी सैंपयू में भर्ती करवा दिया गया है। एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर मनिया पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध शराब की फैक्ट्री चलाते एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव शेरपुर कल्याणपुर के में मौके से 1 ड्रम 144 देसी शराब के पौए, कई उपकरण, खाली पौए और रैपर भी बरामद किए हैं। एसपी केसर सिंह शेखावत की अगर बात की जाए तो लगातार हाईलाइट हो रहे हैं, चाहे दस्यु उन्मूलन वाला अभियान हो उसको लेकर के भी वो लगातार सतर्क हैं, उस संबंध में भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्य जो गतिविधियां हैं, आपराधिक गतिविधियां धौलपुर में जो हो रही हैं उनको लेकर के भी वो बड़े मुस्तैद हैं और पुलिस को बिल्कुल अलर्ट मोड पर उन्होंने रख रखा है और लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो हम उनके जज्बे को भी सलाम करते हैं और उनकी इस कार्यप्रणाली को भी सलाम करते हैं। अवैध हथियारों के खिलाफ एक और मैं आपको अब धौलपुर से बड़ी रोचक खबर दे देता हूं कि अवैध हथियारों के खिलाफ प्रदेश में, पूरे राज्य की अगर बात करें तो पूरे राज्य में सबसे अधिक कार्रवाइयां अवैध हथियारों के खिलाफ धौलपुर जिले में हुई है। आज जब इसका एक आंकड़ा निकाला गया, इसका जब विश्लेषण किया गया तो ये पता चला कि अब तक पूरे प्रदेश में 686 कार्रवाइयाँ हुई हैं अवैध हथियार रखने के मामले में और इनमें से सबसे ज़्यादा 84 अकेले धौलपुर में हुई हैं। और 84 कार्रवाइयाँ करते हुए एसपी केसर सिंह शेखावत ने 68 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आज पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सीबी विजय कुमार ने एसपी केसर सिंह को लेटर लिख करके, पत्र लिख करके उनकी प्रशंसा भी की है और उनको धन्यवाद भी दिया है और ये कहा है कि लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहनी चाहिए। पिछले 3 माह में सबसे ज़्यादा ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ अगर अवैध हथियारों के खिलाफ कहीं हुई है तो वो धौलपुर जिले में हुई है। तो हम एक बार फिर से सलाम करेंगे एसपी केसर सिंह शेखावत को। अब चलते हैं करौली की तरफ। हमारे पास का जिला है, ज़्यादा बड़ी खबरें वहाँ से नहीं हैं, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों के झुलसने की वहाँ से खबर आई है और ये मामला था खूबपुरा का। खूबनगर की खदानों में ट्रक लोड करते समय मजदूरों के साथ ये घटना हुई थी और उनको तुरंत जिला अस्पताल में भेजा गया, लेकिन कोविड-19 की जांच के डर की वजह से 2 तो वहाँ से भाग गए और 1 वहीं भर्ती रह गया। कुल मिलाकर के 3 लोग झुलसे हैं और उनमें से 1 का इलाज वहाँ चल रहा है। 2 लोग वहाँ से भाग गए कि कोविड-19 की जाँच होगी और उस डर से वो अस्पताल छोड़ करके चले गए। करौली और हिंडौन में कल से ही बारिश का दौर जारी है। सर्दी का प्रकोप तेज़ी से बढ़ा है, लगातार बारिश का दौर वहाँ चालू है। करौली की बात कर लें, हिंडौन की बात कर लें, नांदोती की बात कर लें, वहाँ से भी लगातार हमारे पास में खबरें आ रही है। नांदोती के हमारे जो संवाददाता हैं राजेश अवस्थी, उन्होंने बताया कि नांदोती में आज 3:30 बजे से लगातार रुक रुक करके बारिश चल रही है और गुड़ाचंद्र जी में अब से कुछ देर पहले
चने के आकार के लगभग 10 मिनट तक ओले पड़े हैं। तो ओलावृष्टि जो है ना वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता का विषय ज़रूर है। हालांकि मावठ जो है ना वो अमृत का काम करती है फसलों के लिए, लेकिन ओलावृष्टि जो है ना साहब वो कहीं ना कहीं कमर तोड़ देगी किसानों की। और चने की फसल है या सरसों की फसल है या गेहूं की फसल है, इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका रहती है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। नया साल सवाई माधोपुर के लिए कई सारी खुशियों की सौगात लेकर के आया, और स्पेशली रणथंभौर पर्यटक स्थल के लिए। आपने देखा होगा, हम लगातार खबर बता रहे थे कि फिल्मी सितारों का जमावड़ा था, और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने वहाँ सगाई का एक जो प्रोग्राम था उसको भी संपादित किया, और उसके बाद में वो रवाना हो गए मुंबई के लिए। लेकिन पर्यटकों के आने का जो सिलसिला है रणथंभौर में वो लगातार जारी है, और इतनी तेज़ सर्दी के बावजूद, ठंड के बावजूद और बारिश के बावजूद भी पर्यटकों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है, और टाइगरों की अठखेलियाँ देखने के लिए वहाँ लालायित हैं पर्यटक। जोन नंबर 5 और जोन नंबर 6 में रिद्धि और उसकी माँ एरोहेड, उनकी जो जलवे हैं वो पर्यटकों को इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। सवाई माधोपुर से अगली खबर बामन मास उपखंड से। बामन मास के ककराला में आकाशीय बिजली गिरने की एक घटना हुई है। हालांकि ये रिहायशी इलाकों से दूर एक झोंपड़ी थी, उस पर गिरी है, जो जल करके तबाह हो गई। और शुक्र ये रहा कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के इससे ग्रामीणों में दहशत है। और आकाशीय बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं ना वो खूब हुई हैं। और मैं भी आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने इस तरह की जो गड़गड़ाहट है, इस तरह की जो बिजली गिरने की घटनाएं हैं वो कभी नहीं देखी जो इस बार मैं देख रहा हूँ, वो भी इस सीज़न में जब जनवरी चल रही है। बौली और उसके आसपास प्रकृति ने अपना कहर ढाया है। ये खबर कल हमारे पास में आई थी। बहुत सारे गांव ऐसे हैं सर, मित्रपुरा और उसके आसपास के, जहां ओलावृष्टि हुई है, फसलें तबाह हो चुकी हैं और किसानों की कमर टूट चुकी है। चने की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मित्रपुरा है और उसके आसपास मोरण है, वहाँ से भी हमारे पास में खबरें आई थी कि साहब लगातार ओलावृष्टि के कारण वहाँ फसलें तबाह हो चुकी हैं। सर्दी के बावजूद रणथंभौर में पर्यटकों का आना जारी है। और सवाई माधोपुर शहर से भी एक खबर आई है कि कल से लेकर के अब तक जमकर के बरसात हुई है सवाई माधोपुर शहर में, और सवाई माधोपुर नगर परिषद की भी पोल खुलती नजर आई है। सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा हो चुका है और जल भराव की समस्या से जूझ रहा है सवाई माधोपुर शहर, जबकि वहाँ बड़े नाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। अब चलते हैं सवाई माधोपुर से ही अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है, अब चलते हैं गंगापुर सिटी यानी हमारे शहर की तरफ। हमारे शहर में क्या कुछ हुआ है, तो बहुत कुछ हुआ है साहब, और लोगों के लगातार मैसेज और कॉल मेरे पास आते रहे, साहब यहाँ पानी भर गया, यहाँ कीचड़ हो गया। लेकिन मैं भी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा साहब कि अब आपने अपना नगर परिषद का जो सभापति है वो चुन लिया, आपने अपना वार्ड मेंबर चुन लिया, तो अब आप हमें कॉल ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मीडिया सुनवाई नहीं करेगा, हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और हम हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन अब जब आपने अपना वार्ड मेंबर चुन लिया है तो आप अपने वार्ड मेंबर के व्हाट्सअप नंबर लीजिए, और आपकी कॉलोनी में, आपके वार्ड में जो समस्या है वहाँ का फ़ोटो खींचिए और अपने वार्ड मेंबर को दिखा दीजिए कि साहब ये हालात है आपके वार्ड के। अगर उसके बावजूद भी अगर आपका वार्ड मेंबर सुनवाई नहीं करता है, तब आप कॉल कीजिए सीधा मुझे, फिर हम सवाल जवाब करेंगे उनसे कि साहब आपको चुना है इन लोगों ने, अब काम तो आप ही को करना पड़ेगा। आप हमें कॉल करते हैं, हम फिर उनको कॉल करेंगे। इससे हट दिया, पूरे शहर में कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिसमें खड्डे ना हो, जिसमें पानी जा रहा है। और वजीरपुर में भी संगठन उनका स्वागत किया गया था, पूरी टीम उनकी जो है वो स्वागत में चल रही है। लेकिन उनकी जो पूरी टीम है और सभापति महोदय, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि साहब अब ये स्वागत वाला जो मामला ना, इसको तो करो बंद, और जनता की समस्याओं को दूर करना करो शुरू। सभापति महोदय और उनकी जो टीम है उनसे हमारा निवेदन है कि साहब लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जामा मस्जिद पर आपने नालियों में से कचरा तो हटा दिया, लेकिन वो कचरा अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो इस सिस्टम को सुधारिए कि जब कचरा निकाला जाए तो तुरंत ही उसका वहाँ से उठाना होना चाहिए, उठ जाना चाहिए वो कचरा वहाँ से। आज जामा मस्जिद के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, वार्ड नंबर 46 के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, सालोदा मोड़ से मुझे लोगों ने फ़ोन किया है कि साहब देखिए आप पानी भरा हुआ है, क्योंकि नाले साफ़ ही नहीं हुए। हालांकि सभापति महोदय जो हैं वो लगातार अब रंग में नज़र आ रहे हैं, तुरंत वो कहीं ना कहीं का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आज वो दशहरा मैदान पहुँचे,
बहुत टाइम हो गया सर, मैंने भी वहाँ से लाइव दिखाया था कितना कचरा और कितनी गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पर। आज वो मौके पर पहुँचे, वहीं पर उन्होंने जेसीबी बुलाई और तुरंत पूरे कचरे का उन्होंने वहाँ से उठावना करके और उस समस्या का समाधान करवा दिया। मैं अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ सलाह उनको ज़रूर दूंगा और मैं आने वाले समय में जी न्यूज़ पोर्टल जो है एक बड़ी पहल ज़रूर करेगा इस मामले में। और बड़ी पहल ये करेगा कि हम जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनकी 10-10 वार्डों के मेंबर लेकर के, सभापति और उपसभापति को लेकर के, और सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में लाइव हम लोगों से उनको जोड़ेंगे ताकि आप लोग मौके पर अपनी समस्या को बता सकें और मौके पर ही उनका निस्तारण हो सके। ये पहल जी न्यूज़ पोर्टल बहुत जल्दी करने वाला है। मैं सभापति महोदय से मिल करके और इसका एक पूरा खाका जो है वो तैयार करूंगा कि साहब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है और जनता को भटकने की ज़रूरत नहीं है। आज गंगापुर सिटी का हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जी न्यूज़ पोर्टल देखता है, तो क्यों ना आप जुड़ें, अपनी समस्या मौके पर बताएं और मौके पर उसका निस्तारण हो जाए। हम ऐसी पहल ज़रूर करेंगे और हम तीसरी आंख का काम ज़रूर करेंगे। तो सभापति महोदय लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन ये स्वागतों का जो सिलसिला ना, अब इसको थाम दो साहब बस। अब लगातार लोग काम चाहते हैं बस। भारत विकास परिषद की शाखा कुशालगढ़ के द्वारा आज राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसमें 56 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। और लगातार जो ब्लड डोनेशन की जो कैंपेनिंग है वो शहर में चलती रहती है। पांचना बांध के पानी को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन ए के महामंत्री राजेश आदिवासी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने सीएम गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा जी से मुलाकात की और इस पूरे जो मामले को खुल करके उनके सामने बताया। 14 साल हो गए साहब, किसी ने कोई निराकरण ही नहीं किया, किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में, सिर्फ राजनीति हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तो आज उन्होंने मुलाकात की है, सीएम साहब को अपना दुख बताया है, अपनी पीड़ा बताई है कि साहब जल्द से जल्द इसका समाधान कर दो। 40,000 45,000 से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो बंजर पड़ी है और वो जो नहरों की कोख है ना वो सूखी पड़ी है साहब। और जबकि पांचना के बांध में पिछले 14 साल से पानी यथावत भरा हुआ है, उसका कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा। तो इस कहानी में पेच कहाँ फंसा हुआ है, ये गहलोत साहब को सोचना पड़ेगा और इसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। वजीरपुर से आज हमारे पास में एक खबर आई, हमारे भी पत्रकार हैं वो और लगातार हमारे पास में खबरें भेजते रहते हैं। वजीरपुर से पत्रकार को धमकाने का एक मामला सामने आया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य जो कि महिला है और वहाँ के एक व्याख्याता हैं, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है पत्रकार महोदय ने। और उनका कहना है कि साहब ये लगातार फ़ोन पर मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और खबरें नहीं चलाने के लिए मुझे पाबंद करते हैं। और इसकी शिकायत उन्होंने आज उप जिला कलेक्टर नरेंद्र जी से और बीईओ महेश जी से भी की है। तो देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। अगर हम स्टूडियो से या कहीं और से लाइव करते तो मैं डेफिनेटली महेश जी से इस बारे में सवाल जवाब ज़रूर करता, तो वो ज़रूर नहीं हो पाएगा। लेकिन हम इस खबर पर नज़र ज़रूर रखेंगे कि आखिर एक पत्रकार को क्यों धमकाया जा रहा है और ऐसी क्या गड़बड़ है साहब जिसको बताने से आप डर रहे हैं और उसको छुपाना चाहते हैं। तो वही बात है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मुद्दों की। शहर में बड़े मुद्दे हैं क्या? 2 दिन से 3 दिन से एक खबर ट्रेंड कर रही थी दोस्तों गंगापुर सिटी में, वन विभाग का मामला और व्यापारियों का मामला। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 3 व्यापारियों को पकड़ा और उनके पास में से दुर्लभ जो प्रजाति के जानवर हैं उनके अवशेष, उनके शरीर के अंगों के अवशेष उन्होंने जब्त किए। आनन फानन में व्यापारियों ने किया हंगामा और साथ में पहुंच गए पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर। लाइव भी दिखाया था आपको पदम जी ने, आपने ऑब्जेक्शन भी करा था कि साहब उस लाइव को बंद क्यों कर दिया गया। मैंने उस लाइव को जब पूरा देखा और जब मैंने वहाँ तक देखा जब मानसिंह जी ने कहा था कि इसे बंद कर दो, मुझे उसमें गलत कुछ भी नहीं लगा। और गलत इसलिए नहीं लगा कि शायद हो सकता है अधिकारी से कुछ इस तरह की बात वो करना चाह रहे हों जिसे वो दिखाना उचित नहीं समझ रहे थे और इसलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर कैमरा बंद करवाया था। तो मुझे गलत कुछ नहीं लगा। गलत एक चीज़ लगी मुझे। मैं पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर जी से सवाल ज़रूर पूछूंगा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको ये क्या अधिकार बनता है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के आप प्रशासन पर उंगली उठाएं या किसी अधिकारी पर उंगली उठाएं। यदि वन विभाग ने कोई कार्रवाई की है व्यापारियों पर तो दूध का दूध और पानी का पानी होने तो दीजिए साहब, उसकी जांच तो होने दीजिए, उसके तथ्य तो सामने आने चाहिए। आपने एक पक्ष की सुन ली और तुरंत आप चढ़ बैठे वन अधिकारी पर। दूसरी बात,
जो व्यापारियों का ये कहना था कि साहब हमसे 9 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई है, तो क्या उन व्यापारियों को रसीद नहीं दी गई? और अगर रसीद नहीं दी गई तो सीधा सीधा मामला बनता है रिश्वतखोरी का, और अगर रिश्वतखोरी का मामला है तो वो भी जांच का विषय है। और अगर आपने 9 लाख रुपए दिए हैं तो 9 लाख रुपए इतनी छोटी रकम नहीं है कि आप बेवजह किसी को डरा करके और धमका करके दे दोगे। तो जब तक कोई चीज़ की जांच नहीं होती, किसी भी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि वो प्रशासन के कामों में दखलंदाजी करे। और ये जो तरीका था पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर सिंह का, जी न्यूज़ पोर्टल इससे किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है और इसका समर्थन नहीं करता। प्रशासन को उनका काम बिल्कुल बेबाकी के साथ में और निष्पक्षता से करने देना चाहिए। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो तथ्यों के आधार पर बात करें। किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया, ये बात जमी नहीं साहब। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये चाहते हैं कि उसमें जो सच्चाई है वो सामने निकल करके आए। अगर व्यापारी गलत हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वन अधिकारी दीपक जी गलत हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने रिश्वत ली है डरा धमका करके, और डरा धमका करके कोई 10, 20, 50 हज़ार रुपये ले सकता है साहब। 9 लाख रुपये तो बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये खबर बड़ी ट्रेंड कर रही थी। इसके अलावा सभापति जी जो हैं उनको मैं सुझाव यही दूंगा कि साहब अब ये स्वागतों का जो सिलसिला है इसको तो करें बंद, जनता की सुनवाई करें, अपने जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनके साथ में बैठ करके मीटिंग करें और उनसे ये कहें कि सबसे पहले तो आप प्राथमिकता के आधार पर अपने अपने वार्ड में घूम करके और वहाँ की जो समस्याएं हैं उनका एक डाटा तैयार करें, और डाटा तैयार करके और फिर प्राथमिकता के साथ उन समस्याओं का समाधान करें। जल भराव की समस्या है या गंदगी की समस्या है, इसका एक टारगेट बना करके इसकी मॉनिटरिंग करें। दूसरी बात, सभापति महोदय से हमारा इतना निवेदन है कि आप जितने भी वार्ड मेंबर जीत करके आए हैं इनमें से 3 वार्ड मेंबर या 4 वार्ड मेंबरों का एक ग्रुप बना करके और इनको अलग अलग जिम्मेदारियां दें, ताकि इनका जो ग्रुप है वो हर लेवल पर काम कर सके और लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सके। और जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो सभापति हो, चाहे वो कोई नगर परिषद का कर्मचारी हो, उससे जवाबदेही तय होनी चाहिए कि सही समय पर जो शिकायत मिली उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। बारिश के बाद रोड लाइट भी अब धीरे धीरे बंद हो चुकी है शहर की। उदय मोड़ से लेकर के और कॉलेज तक आप चले जाइए, पूरी सड़क पर अंधेरा छाया हुआ है, रोड लाइट बंद है। तो ये जो प्राथमिकता से काम करने वाले हैं ये आपको करने ही हैं साहब, और इनको जल्द से जल्द आप पूरा करें। जी न्यूज़ पोर्टल हर खबर पर बेबाकी से अपनी राय देगा और हर खबर पर, हर मुद्दे पर, हर समस्या पर अपनी नज़र बना करके रखेगा, और इस बारे में सवाल जवाब ज़रूर किए जाएंगे। और अनछुए पहलू का जो आज का था वो मैंने घर से ही किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको सारी खबरें मिली होंगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो वार्ड मेंबर आपने चुना है उसके व्हाट्सअप नंबर लीजिए, और जितने भी वार्ड मेंबर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो अपने वार्ड में आप सार्वजनिक कीजिए। बताइए लोगों को कि ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप अपनी समस्या इस पर डालें और मैं बेशक और जल्द से जल्द इनका निराकरण करूँगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा काम होगा। बाकी जी न्यूज़ पोर्टल को आप लगातार देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ के लिए और मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे जब 5 वर्ष पूर्ण हुए थे और जो संगीतमय सेलिब्रेशन हमने किया था उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा, उसकी सराहना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। दूसरी बात, 2 प्रोग्राम अब नए आप लोगों के लिए आने वाले हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया अपनी बात, यानी आपकी और मेरी भाषा में एक प्रोग्राम वीकेंड में ज़रूर हुआ करेगा। दूसरी बात, हमारे RTI के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको बहुत सारे प्रशासन की अंदर की जो बातें हैं, आपके जो अधिकार हैं उनके बारे में आपको जागरूक किया करेंगे सप्ताह में 1 दिन। तो वो भी जल्दी से जल्द हम वो प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने। और सर, ये जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, आप लोगों की भी है। प्रशासन अपना काम अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन आप लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद और जय भारत।